Welcome to our channel Hashvi Clinics. चलिए आज के इस तफसीली जायजे का आगाज करते हैं। आज हम जिस मौजू पर बात करने वाले हैं वो थोड़ा हटकर है। अमोनियम फॉस्फोरिकम। अमोनियम फॉस्फोरिकम। बिल्कुल, ये एक ऐसी केमिकल प्रोफाइल है जो बाज़ाहिर बिल्कुल आम सी लगती है, लेकिन क्लिनिकल प्रैक्टिस में यानी जब हम इसके तिब्बी मुशाहिदात देखते हैं तो इसके असरात इंतहाई पेचीदा और गहरे हैं। वाकई, और इसकी गहराई को समझने के लिए हमारे पास जो जराए हैं वो बहुत ऑथेंटिक हैं। सही कहा। हमारे ज़राए में प्रोफ डॉक्टर रिफत हाशमी की याददाश्तें हैं और तिब्बी दुनिया के दो बहुत बड़े नाम बोयरके और क्लार्क के नोट्स भी शामिल हैं। जो कि इस डिस्कशन को एक बहुत ठोस बुनियाद फराहम करते हैं। एग्जैक्टली और इस पूरी गुफ्तगू का बुनियादी मकसद ही ये है कि इस मुरक्कब का इंसानी जिस्म पर असर गहराई से समझा जाए, ख़ास तौर पर जब बात आती है पुराने जोड़ों के मसाइल की या ख्रोनिक गाउट की। तो बिना किसी ताख़ीर के इस केमिकल कंपाउंड की पेचीदगियों में उतरते हैं। मैं ये जानने के लिए बहुत पुरजोश हूँ कि आखिर इस मखसूस केमिकल में ऐसी क्या खासियत है जो इसे इतना अहम बनाती है। हाँ, अगर हम इसे बड़े पसे मंजर में देखें तो ये महज एक केमिकल फॉर्मूला नहीं है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का ये मिलाप जिस्म के मेटाबॉलिक प्रोसेसेस और नर्वस सिस्टम के दरमियान एक बेहद मखसूस राब्ता कायम करता है। यानी एक तरह का ब्रिज बनाता है दोनों के दरमियान। बिल्कुल। हम आम तौर पर इन अनासिर को पीरियोडिक टेबल के अलग-अलग खानों में देखते हैं, लेकिन जब ये तीनों एलिमेंट्स मिलकर अमोनियम फास्फोरिकम की शक्ल इख्तियार करते हैं तो इनका निशाना इंसानी जिस्म में बहुत स्पेसिफिक हो जाता है। ये सिर्फ एक दवा का तस्करा नहीं है, बल्कि मैं समझती हूँ कि ये इस बात का मुशाहिदा है कि एक मखसूस केमिकल और इंसानी जिस्म के अंदरूनी निज़ाम के दरमियान कम्युनिकेशन किस तरह होती है। ये कम्युनिकेशन वाली बात बहुत दिलचस्प है और इसकी जो शनाख्त है या केमिकल प्रोफाइल है वो भी कम हैरान कुन नहीं। इसे बेरंग और शफाफ क्रिस्टल्स की सूरत में बयान किया गया है, देखने में बिल्कुल साफ शीशे की तरह। और जायके में ठंडा और थोड़ा सलीन यानी नमकीन। हाँ, लेकिन जो चीज़ यहाँ दिमाग को उलझा देती है वो इसकी तैयारी का अमल है। नोट्स में वाज़े तौर पे लिखा है कि इस पूरे केमिकल को शुगर ऑफ मिल्क के साथ ट्रिचुरेट किया जाता है, यानी पीसा जाता है। ट्रिचुरेशन का ये प्रोसेस होम्योपैथी और हिस्टोरिकल फार्मेसी में बहुत अहम रहा है। वही ना, और इसकी जो पोटेंसी या खुराक आमतौर पर इस्तेमाल होती है वो 3x है। एक जदीद और साइंटिफिक जहन फौरन ये सोचता है कि आखिर दूध की चीनी के साथ किसी केमिकल को घंटों तक पीसने का क्या जवाब बनता है। बोरेक और क्लार्क ने अपने दौर में इस मेथोडोलॉजी को किस तरह जस्टिफाई किया होगा? ये तिब्बी तारीख का एक बेहद अहम सवाल है। ट्रिचुरेशन को अगर महज एक मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये लगता है कि दवा को सिर्फ बारीक किया जा रहा है, जैसे किसी चीज का पाउडर बना देना। सही, लेकिन 19वीं सेंचुरी के क्लिनिकल नोट्स इस बात पर जोर देते हैं कि जब किसी कंपाउंड को शुगर ऑफ मिल्क के साथ मुसलसल रगड़ा जाता है तो उसकी फिजिकल स्टेट कंप्लीटली तब्दील हो जाती है। कंप्लीटली तब्दील यानी मॉलिक्यूलर लेवल पर? हाँ, उसके पार्टिकल्स इतने छोटे हो जाते हैं कि वो नैनो स्केल पर आ जाते हैं। सेलुलर एब्जॉर्प्शन के हवाले से यह इंतहाई अहम है। 3x पोटेंसी का मतलब ये हरगिज नहीं कि दवा की ताकत को ख़त्म कर दिया गया है, बल्कि इसका मकसद केमिकल की इनिशियल टॉक्सिसिटी को बाईपास करके उसकी प्योर काइनेटिक एनर्जी को सेलुलर लेवल पर मुतारिफ करवाना है। अच्छा, तो शुगर ऑफ मिल्क क्या सिर्फ एक कैरियर नहीं है? नहीं, वो एक न्यूट्रल मीडियम है जो केमिकल के एक्टिव प्रिंसिपल्स को डिग्रेड होने से बचाता है और खून में बगैर किसी रेजिस्टेंस के शामिल होने देता है। तो एसेंशियली इस अमल से हम पार्टिकल साइज को उस माइक्रो लेवल पर ले जा रहे हैं जहां इंसानी सेल रिसेप्टर्स उसे एक फॉरेन इन्वेडर समझकर रिजेक्ट करने के बजाय फौरन कबूल कर लें। ये अप्रोच वाकई आज की मॉडर्न नैनो टेक्नोलॉजी से काफी मिलती जुलती है, जहां टारगेटेड ड्रग डिलीवरी की बात होती है। दुरुस्त कहा। और जब हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे वॉलेटाइल और हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स इस माइक्रो स्टेट में आते हैं तो उनकी इंटरैक्शन उन कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक पाथवेज के साथ बेहद आसान और मुअस्सर हो जाती है, जो आम हालात में इन रॉ केमिकल्स को हजम करने या प्रोसेस करने में शायद नाकाम रहते। बिल्कुल, ये फिजिकल ऑल्टरेशन दवा की हीलिंग प्रॉपर्टीज को अनलॉक कर देती है।
ये तैयारी का प्रोसेस तो बिल्कुल समझ आ गया, लेकिन इस मुरक्कब के असरात को जांचने के लिए जो तरीका अपनाया गया वो मुझे थोड़ा और भी हैरान करता है। डॉक्टर रिफत हाशमी के नोट्स में सी वॉइड के एक तजर्बे का पूरा वाकया दर्ज है। हाँ, सी वॉइड का प्रूविंग, ये एक बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है। उन्होंने अमोनियम फॉस्फोरिकम के महज 3 ग्रेन्स खाए थे। मैं चाहता हूं कि इस वाक़े को थोड़ा गहराई में अनपैक किया जाए। आखिर सिर्फ 3 ग्रेन्स लेने के बाद सी वॉइड के साथ अचानक क्या पेश आया और उसे तिब्बी दुनिया में इतनी अहमियत क्यों दी गई? सी वॉइड का तजुर्बा सच में इस कंपाउंड की पूरी तस्वीर कशी करने में बुनियादी किरदार अदा करता है। जब उन्होंने वो 3 ग्रेन्स इंजेस्ट किए तो जिस्म ने फौरन एक मैसिव रिएक्शन दिया। फौरन से मुराद कितनी देर में? महज 1 घंटे के अंदर उनका मुकम्मल नर्वस और सर्कुलेटरी सिस्टम सिवियर डिस्ट्रेस में आ गया। उन्हें प्रीकॉर्डिया में यानी सीने और दिल के इर्द गिर्द के हिस्से में एक इंतहाई शदीद जकड़न महसूस हुई। जैसे किसी ने सीने पर कोई सख्त बांध दिया हो। सही कहा। और उसके साथ ही शदीद नौजिया यानी मतली और एक ऐसी प्यास शुरू हो गई जो बुझने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन इन सब में जो सबसे काबिले गौर अलामत थी वो उनकी नर्व्स की कैफियत थी। हाँ, पल्स रेट। हाँ, पल्स बहुत तेज हो गई थी, लेकिन साथ ही स्मॉल और हार्ड थी। यहाँ थोड़ा रुकते हैं। स्मॉल और हार्ड पल्स, ये तो वाज़े तौर पर वैस्कुलर कंस्ट्रिक्शन या किसी शदीद कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेस की निशानदेही करता है। खून की गर्दिश में ये अचानक रुकावट किस बात का इशारा थी? ये दरअसल पेरिफेरल वैस्कुलर कंस्ट्रिक्शन की इंतहाई वाज़े अलामत है। इसका मतलब ये है कि जिस्म का खून पेरिफेरल एरियाज यानी हाथों और पैरों से खींचकर तेजी से वाइटल ऑर्गन्स की तरफ जा रहा था। हाँ, तभी पल्स इतनी हार्ड फील हो रही थी। बिल्कुल। जब नालियां तंग हो जाती हैं और दिल को उन तंग नालियों में खून ढकेलना पड़ता है तो पल्स हार्ड और स्मॉल महसूस होती है। पेरिफेरल एक्सट्रेमिटीज में ऑक्सीजन और खून की कमी पैदा हो रही थी। ये एक तरह का सर्वाइवल मोड लगता है जिस्म का। हाँ, बिल्कुल था। इसके फौरन बाद वॉइड को सर में एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। जिस्म के अज़ा में शदीद भरापन आ गया और उनकी चाल पूरी तरह लड़खड़ा गई, जिसे मेडिकल टर्म्स में टॉटरिंग गेट कहा जाता है। टॉटरिंग गेट यानी ठीक से कदम न जमा पाना? हाँ, ये जाहिर करता है कि मोटर कोऑर्डिनेशन और बैलेंस सेंटर्स पर इस केमिकल ने बराह रास्त असर डाला था। ये सच में कंप्लीटली माइंड बॉगलिंग है। सिर्फ 3 ग्रेन्स की मिकदार ने एक कंप्लीटली सेहतमंद इंसान के अंदर ब्लड सर्कुलेशन, मोटर कंट्रोल और गैस्ट्रिक सिस्टम को एक साथ हिलाकर रख दिया। लेकिन अगर एक डेविल्स एडवोकेट बनकर सोचा जाए तो क्या ये सिर्फ एक अक्यूट केमिकल पॉइजनिंग या टॉक्सिसिटी का केस नहीं हो सकता? हम इस रिएक्शन को शिफा या इलाज का रास्ता कैसे मान सकते हैं? यही तो इस पूरे निज़ामे तिब का सबसे अहम और नाजुक पॉइंट है। एक्यूट टॉक्सिसिटी हमेशा डिसऑर्गेनाइज्ड और केओटिक होती है, लेकिन वॉइड के तजर्बे में एक वाज़े सीक्वेंस था, एक पैटर्न था। पैटर्न से मुराद वो तरतीब जिसमें सिम्टम्स आए। हाँ, ये पैटर्न हमें बताता है कि दवा किन स्पेसिफिक न्यूरल पाथवेज और मेटाबॉलिक फंक्शंस को ट्रिगर करती है। जब एक बीमार शख्स इन्हीं एग्जैक्ट पैटर्न्स के साथ क्लिनिक में आता है, जैसे पुअर सर्कुलेशन, जॉइंट हैवीनेस और चेस्ट टाइटनेस का सामना हो, तो यही दवा उस डीरेल सिस्टम को वापस रीसेट करने का काम करती है। रीसेट करना, ये लफ्ज बहुत मुनासिब है यहाँ। इस प्रूविंग ने तस्दीक की कि अमोनियम फॉस्फोरिकम की बुनियादी एफिनिटी डीप नर्वस सिस्टम और मेटाबॉलिक कोऑर्डिनेशन के साथ है। ये पैटर्न और रीसेट वाली बात बिल्कुल सेंस बनाती है। और जब इन पैटर्न्स को एक्चुअल क्लिनिकल एप्लीकेशन में देखा जाता है तो बोरेक और क्लार्क ने अपना सबसे ज्यादा फोकस जोड़ों की तकालीफ, बिलखुसूस क्रॉनिक गाउट पर रखा है। क्रॉनिक गाउट, जो कि एक बहुत ही तकलीफदह बीमारी है। उन्होंने यूरिक एसिड डायथिसिस का जिक्र किया है और एक बेहद वाज़ेह तस्वीर पेश की है जहां उंगलियों के जोड़ों और हाथों की पुष्ट पर नोडोसिटीज या कंक्रीशंस ऑफ यूरेट ऑफ सोडा बन जाते हैं, यानी छोटी छोटी गांठें बन जाना। हाँ, और ये तस्वुर ही काफी खौफनाक लगता है कि जिस्म का अपना मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट बोन्स के ऊपर पत्थर जैसी गांठें बना रहा है। ये कंक्रीशंस असल में मेटाबॉलिक फेलियर की बिल्कुल आखिरी स्टेज होती हैं। जब जिस्म प्यूरिन मेटाबॉलिज्म को ठीक से मैनेज नहीं कर पाता तो यूरिक एसिड ब्लड में बढ़ने लगता है। नॉर्मल हालात में तो किडनीज इस एक्सेस एसिड को फिल्टर करके यूरिन के रास्ते बाहर निकाल देती हैं। बिल्कुल, लेकिन यूरिक एसिड डायथिसिस वाले लोगों में ये एसिड जोड़ों के आसपास
क्रिस्टल्स की शक्ल इख्तियार कर लेता है, खास तौर पर कूलर एक्सट्रीमिटीज में, जैसे हाथों की उंगलियां। ये यूरेट ऑफ सोडा क्रिस्टल्स माइक्रोस्कोपिक लेवल पर नीडल्स या छोटे शीशों की तरह शार्प होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये नोडोसिटीज महज जॉइंट कैप्सूल की सूजन नहीं है, बल्कि फिजिकल माइक्रोस्कोपिक शार्ड्स हैं जो टिश्यूज और कार्टिलेज के अंदर परमानेंटली एम्बेड हो चुके हैं। और इसलिए ये इतना पेन कॉज करते हैं और अल्टीमेटली आर्थराइटिस डिफॉर्मेंस की तरफ ले जाते हैं। आर्थराइटिस डिफॉर्मेंस, ये सुनने में ही लगता है कि जैसे जोड़ की शक्ल मुकम्मल तौर पर बिगड़ गई हो। इसका लफ्जी और तिब्बी मतलब यही है कि जॉइंट कार्टिलेज और बोन का कुदरती स्ट्रक्चर पूरी तरह तबाह हो चुका है और जॉइंट की नेचुरल अलाइनमेंट हमेशा के लिए बिगड़ चुकी है। इस हालत में कंधे और हिप जॉइंट्स में सिवियर पेन होना और मोबिलिटी का प्रैक्टिकली खत्म हो जाना बहुत आम बात है। तो यहाँ अमोनियम फॉस्फोरिकम का किरदार सिर्फ दर्द कम करना है? नहीं, इसका किरदार इंतहाई यूनिक है। ये कंपाउंड सिर्फ एक पेन किलर के तौर पर काम नहीं करता जो वक्ती तौर पर दर्द के सिग्नल्स ब्लॉक कर दे। इसमें मौजूद नाइट्रोजन और फास्फोरस के एक्टिव आयंस उन शार्प यूरिट क्रिस्टल्स को केमिकली डिसॉल्व करने में मदद करते हैं। केमिकली डिसॉल्व करना यानी उन पत्थरों को वापस पिघलाना? हाँ, ये यूरिक एसिड को वापस उसकी सॉल्युबल स्टेट में कन्वर्ट करके किडनीज के जरिए एक्सक्रीट करवाने का एक नया पाथवे खोलता है। ये कनेक्शन बहुत गहरा है। हम यहाँ प्योरली केमिकल लेवल पर क्रिस्टल्स को घोलने की बात कर रहे हैं, लेकिन एक चीज ने मुझे यहाँ थोड़ा उलझा दिया है। सी वॉइड के तजर्बे में तो हमने देखा था कि दवा का सबसे बड़ा असर नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल सर्कुलेशन पर था। ठीक कह रहे हैं। तो फिर ये दवा जॉइंट डिफॉर्मिटीज और बोन स्ट्रक्चर्स की तबाही में कैसे एक्यूरेटली फिट बैठती है? खून की गर्दिश का गाउट की गांठों से आखिर क्या सीधा ताल्लुक बन रहा है? ये तिब्बी बायोलॉजी का एक बहुत शानदार क्रॉस कनेक्शन है। गाउट की बीमारी हमेशा पुअर सर्कुलेशन से बढ़ती है। जब एक्सट्रेमिटीज जैसे हाथों और पैरों में खून का बहाव स्लो हो जाता है तो वहाँ का लोकल टेम्परेचर अचानक ड्रॉप हो जाता है। और जहाँ ठंडक होती है वहाँ क्रिस्टलाइजेशन आसान हो जाती है। एग्जैक्टली। केमिस्ट्री का असूल है कि जब ब्लड प्लाज्मा ठंडा होता है तो यूरिक एसिड को क्रिस्टलाइज होने का सबसे आइडियल एनवायरनमेंट मिल जाता है। वॉइड के प्रूविंग में जो स्मॉल और हार्ड पल्स हमने देखी थी वो पेरिफेरल वैसोकंस्ट्रिक्शन को जाहिर करती थी। अमोनियम फास्फोरिकम उस पेरिफेरल फ्लो को रेगुलेट करती है। जब ब्लड फ्लो बेहतर होता है तो जॉइंट्स का टेम्परेचर वापस नॉर्मल होता है। सही। और इससे नए क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन रुक जाती है और पुराने क्रिस्टल्स को ब्लड वापस एब्जॉर्ब करके किडनीज तक ले जाता है। ये पूरा एक आपस में जुड़ा हुआ वेब है। सर्कुलेशन, टेम्परेचर कंट्रोल और क्रिस्टल फॉर्मेशन, ये तीनों चीजें बिल्कुल एक दूसरे के मोहताज हैं। और इस इंटरकनेक्टेड वेब की सबसे हैरानकुन मिसाल तब नजर आई जब नोट्स में सांस की नालियों और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का जिक्र पढ़ने को मिला। ये एक बहुत फैसिनेटिंग लिंक है। लिखा है कि जिन मरीजों को क्रॉनिक गाउट होता है उन्हें अक्सर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का मसला भी होता है, जिसमें सीने में वैसी ही टाइटनेस होती है जो वॉइड को महसूस हुई थी, और उसके साथ ग्रीनिश एक्सपेक्टोरेशन यानी सब्ज रंग का बलगम आता है। आमतौर पर लोग फेफड़ों की खांसी और जोड़ों के दर्दों को दो बिल्कुल मुख्तलिफ बीमारियां समझते हैं। इनका आपस में आखिर क्या बायोलॉजिकल लिंक हो सकता है? इस डीप कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सिस्टेमिक म्यूकस मेम्ब्रेन इन्फेक्शन को देखना होगा। यूरिक एसिड डायथेसिस का असर सिर्फ जॉइंट्स की बोन्स तक महदूद नहीं रहता। ये सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी जिस्म के अंदरूनी झिल्लियों, जिन्हें म्यूकस मेम्ब्रेन्स कहते हैं, उन्हें भी हाईली इरिटेबल और सेंसिटिव बना देती है। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक की लाइनिंग भी इस टॉक्सिसिटी का शिकार हो जाती है? बिल्कुल। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की म्यूकस लाइनिंग इस जनरल टॉक्सिसिटी का असर सबसे पहले लेती है। इसीलिए क्रॉनिक गाउट के मरीजों में क्रॉनिक कॉफ और डीप ब्रोंकाइटिस बेहद आम है। अमोनियम फास्फोरिकम इन दोनों कंडीशंस को एक साथ ठीक करती है, क्योंकि ये उस अंडरलाइंग मेटाबॉलिक मसले यानी यूरिक एसिड ओवरलोड को वापस ट्रैक पर ला रही होती है। जब खून से जहरीले मादे कम होते हैं तो लंग्स की लाइनिंग खुद ब खुद हील होना शुरू हो जाती है। सही कहा। तो एसेंशियली फेफड़ों की सोजिश और जोड़ों का दर्द
एक ही सिक्के के दो रुख बन जाते हैं, और ग्रीनिश एक्सपेक्टोरेशन का आना इस बात की निशानदेही करता है कि वहाँ पुरानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या डीप सीटेड इन्फ्लेमेशन मौजूद है, जिसे म्यूकस मेम्ब्रेन क्लियर करने की कोशिश कर रही है। एक और चीज़ जिसने यहाँ मुतवज्जा किया वो एलन का स्पेसिफिक नोट था। एलन का नोट फेशियल पैरालिसिस के बारे में? हाँ, फेशियल पैरालिसिस का जिक्र किया है और बताया है कि इस दवा से उसमें कामयाबी मिली। अगर हम जॉइंट्स और लंग्स की बात करते करते अचानक आगे बढ़ें तो फेशियल पैरालिसिस बिल्कुल एक प्योर न्यूरोलॉजिकल डोमेन में चला जाता है। चेहरे का फालिज आखिर इस गाउट और ब्रोंकाइटिस की तस्वीर में कहाँ से फिट होता है? फेशियल पैरालिसिस सुनने में वाकई इस पूरी पिक्चर से आउट ऑफ प्लेस लगता है, लेकिन अगर वॉइट के प्रूविंग को दोबारा याद किया जाए तो उन्हें हेड में एक्सट्रीम टेंशन, गर्दन के आसपास खिंचाव और लिम्स में मोटर कोऑर्डिनेशन का लॉस महसूस हुआ था। मोटर कोऑर्डिनेशन का लॉस तो हमने पहले भी डिस्कस किया था, टॉटरिंग गेट के हवाले से। हाँ, फेशियल पैरालिसिस दरअसल क्रेनियल नर्व्स, बिलखुसूस 7th क्रेनियल नर्व की सिवियर डिसफंक्शन होती है। जब जिस्म में सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी या पुअर पेरिफेरल सर्कुलेशन न्यूरल पाथवेज को बुरी तरह मुतासिर करती हैं, तो नर्व शीट्स इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं और ऐसी न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस पैदा होती हैं। तो एलन का क्लिनिकल नोट इस बात की जबरदस्त तस्दीक करता है कि दवा सिर्फ वेस्ट क्लियर नहीं कर रही। बिल्कुल, अमोनियम फॉस्फोरिकम सिर्फ मेटाबॉलिक वेस्ट को क्लियर करने तक महदूद नहीं है, बल्कि डीप न्यूरल इन्फ्लेमेशन को रिवर्स करने में भी उतनी ही मुफीद है। ये इस दवा के वसीउल असर होने की एक बहुत बड़ी दलील है। वसीउल असर होने के साथ साथ ये दवा इस कदर हाइपर स्पेसिफिक भी है कि इंसानी जहन दंग रह जाता है। हाइपर स्पेसिफिसिटी की बात चली है तो उन मखसूस अलामात पर बात करना इंतहाई ज़रूरी है, जिनकी डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन ने मुझे सबसे ज़्यादा मुतासिर किया है। खूबसूरती हैं। क्लार्क और बॉरेक ने ऐसी अलामात दर्ज की हैं जो किसी भी आम मॉडर्न मेडिकल टेक्स्ट बुक में शायद कंप्लीटली इग्नोर कर दी जाएं। एक सिम्टम जिसका खास जिक्र है, सिर्फ सुबह के वक्त आने वाली छींकें और उसके साथ नाक और आंखों से बेहिसाब पानी का बहना। नोट करने वाली बात यह है कि सिर्फ सुबह का वक्त, दिन के किसी और हिस्से में नहीं। वक्त की ऐसी स्ट्रिक्ट पाबंदी आखिर बीमारी में क्यों होती है? ये सर्कैडियन रिदम्स और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के ओवरलैप का इंतहाई खूबसूरत नतीजा है। इंसानी जिस्म एक घड़ी की तरह चलता है। बायोलॉजिकल क्लॉक। सही। सुबह के वक्त कॉर्टिसोल लेवल्स और हिस्टामिन एक्टिविटी में एक नेचुरल बायोकेमिकल शिफ्ट आता है। जिन लोगों का नर्वस सिस्टम क्रॉनिकली इन्फ्लेम्ड या एग्जॉस्टेड होता है, जैसे गाउट और सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी के मरीजों में, उनका जिस्म इस मॉर्निंग शिफ्ट को स्मूथली हैंडल नहीं कर पाता। और नतीजा हाइपर रिएक्टिव स्नीजिंग और कोराइजा की शक्ल में निकलता है। बिल्कुल। ये बारीक ऑब्जर्वेशन इसलिए इतनी अहम है क्योंकि ये प्रैक्टिशनर को एग्जैक्टली बता देती है कि फर्द का इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक और इम्यून सिस्टम किस हद तक बीमारी के असर में जा चुका है। वाकई क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन की ये डेप्थ रिमार्केबल है। इसके साथ ही एक और वाज़ेह क्लिनिकल साइन पेशाब के हवाले से दर्ज किया गया है, रोज कलर्ड सेडिमेंट का आना। गुलाबी या सुर्ख रंग के जर्रात। हाँ, ये तो सीधा सीधा एक ऑब्जेक्टिव फिजिकल एविडेंस लगता है जिसे आंखों से देखा जा सकता है। मैं समझती हूँ कि ये कोई सब्जेक्टिव फीलिंग या मरीज का एहसास नहीं, बल्कि एक सॉलिड ऑब्जेक्टिव प्रूफ है। यूरिन में रोज कलर्ड सेडिमेंट प्योरली यूरेट्स के प्रेसिपिटेट होने का निशान है। यूरेट्स यानी वही यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स। हाँ, जब दवा अपना काम इफेक्टिवली शुरू करती है और जॉइंट्स के इर्द गिर्द मौजूद पत्थर जैसी गांठों से यूरिक एसिड डिसॉल्व होकर ब्लड स्ट्रीम में वापस आता है, तो किडनीज उस हैवी लोड को फिल्टर करके यूरिन में भेजती हैं। और फिर वहां वो क्रिस्टल्स नजर आते हैं। एसिडिक यूरिन में जब ये यूरिक एसिड ठहराव का शिकार होता है, तो ये पिंक या रोज कलर के पार्टिकल्स बनाता है। ये एसेंशियली वो कॉन्क्रीशंस हैं जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जिस्म से बाहर निकल रहे होते हैं। ये इस बात का सबूत है कि जो मेटाबॉलिक पाथवेज ब्लॉक थे वो अब वापस खुल चुके हैं। और इस प्रोफाइल की आखिरी इंतहाई पिक्यूलियर अलामत, थोड़ी सी भी हवा लगने से, चाहे वो हवा का एक छोटा सा झोंका ही क्यों ना हो, जिस्म में शदीद ठंड का एहसास पैदा होना। ड्राफ्ट ऑफ एयर से एक्सेसिव सेंसिटिविटी, ये दोबारा उस टेम्परेचर रेगुलेशन और सर्कुलेशन के मसले की तरफ इशारा कर रहा है जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। ठीक, एग्जैक्ट फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म वही है।
जब कोई क्रॉनिक इलनेस जिस्म में सालों तक चलती है तो वो वाइटल एनर्जी और जिस्म के थर्मोरेगुलेशन निज़ाम को बहुत कमज़ोर कर देती है। स्किन के नर्व्स, जिन्हें पेरिफेरल थर्मोरिसेप्टर्स कहते हैं, इतने हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं कि स्लाइट टेम्परेचर चेंज, जैसे एक बंद कमरे में किसी के गुजरने से बनने वाली हवा भी उन्हें शिवर करने पर मजबूर कर देती है। कभी तारी हो जाती है। हाँ, अमोनियम फॉस्फोरिकम इस थर्मल इम्बैलेंस को ठीक करके नर्वस सिस्टम की बैरियर फंक्शन को वापस उसकी रिजिलियंट स्टेट में ले आती है, जिससे मरीज की एनवायरनमेंट के साथ एडेप्टेशन बेहतर हो जाती है। इन तमाम बिखरी हुई कार्यों को एक जगह रखकर देखा जाए तो इंसानी जिस्म की पेचीदगी और इस मखसूस केमिकल कंपाउंड का असर किसी मास्टर क्लास की तरह नजर आता है। किस तरह उंगलियों के जोड़ों की डिफॉर्मिटीज, फेफड़ों की पुरानी सोजिश, चेहरे का फालेज और यहाँ तक कि हवा के झोंके की सेंसिटिविटी एक दूसरे के साथ बराह रास्त जुड़े हुए हैं। हमने ये वाज़ेह तौर पर देखा कि अमोनियम फॉस्फोरिकम सिर्फ एक पेन किलर नहीं है, बल्कि एक डीप एक्टिंग मेटाबॉलिक और न्यूरोलॉजिकल रेगुलेटर है। इस गुफ्तगू का निचोड़ यही है कि ये हिस्टोरिकल क्लिनिकल नोट्स हमें मुसलसल ये याद दिलाते हैं कि बीमारी को आइसोलेटेड ऑर्गन्स या अलग-अलग कंपार्टमेंट्स के बजाय एक मुकम्मल इंटरकनेक्टेड सिस्टम के तौर पर देखना कितना जरूरी है। सही बात है। यूरिक एसिड का मसला सिर्फ जोड़ों की हड्डियों तक महदूद नहीं रहता। ये इंसानी सांस, नर्वस सिस्टम और इम्यूनिटी पर बराबर असर डालता है। बेरिक, क्लार्क और डॉक्टर हाशमी की इन बारीक ऑब्जर्वेशंस ने मेडिसिन की आम फहम समझ को वाकई एक नई गहराई अदा की है। और यही बारीक ऑब्जर्वेशन हमें आज के इस डीप डाइव के बिल्कुल आखिरी और फिक्रिया मुकाम तक ले आती है। सुनने वालों के लिए ये सोचना ज़रूरी है कि हमने देखा कि 19वीं सेंचुरी के इन क्लिनिकल ऑब्जर्वर्स ने किस कदर सब्र और डिटेल ओरिएंटेड अप्रोच से काम लिया। एक छींक आने का मखसूस वक्त सुबह के साथ जोड़ना या हवा के एक छोटे से झोंके से पैदा होने वाली कंपकपी को उन्होंने मुकम्मल तौर पर डॉक्यूमेंट किया, जो कि आजकल अक्सर नज़रअंदाज हो जाता है। बिल्कुल। तो एक सवाल जहन में पैदा होता है, आज के इस एडवांस्ड साइंटिफिक दौर में जहां हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जीनोम सीक्वेंसिंग और रियल टाइम कंटिन्यूअस मेटाबॉलिक ट्रैकिंग जैसी अजीम सहूलियत मौजूद हैं, अगर हम मॉडर्न फार्माकोलॉजी को इस 19वीं सेंचुरी लेवल के हाइपर फोकस्ड पेशेंट स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशनल पेशेंट्स के साथ जोड़ दें, तो क्या हम पुरानी से पुरानी और लाइलाज बीमारियों को समझने के बिल्कुल नए रास्ते दरियाफ्त नहीं कर लेंगे? ये वाकई एक बहुत वैलिड पॉइंट है। क्या हम फ्यूचर की मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके इन्हीं छोटी छोटी अलामात के दरमियान छुपे हुए उन मैसिव मेटाबॉलिक पैटर्न्स को डीकोड कर सकते हैं जो शायद जल्दबाजी की वजह से आज भी हमारी नज़रों से ओझल हैं? ये एक ऐसा ख्याल है जो वाकई मॉडर्न मेडिसिन के मुस्तकबिल की तस्वीर बदल सकता है और नई दरियाफ्तों के दरवाजे खोल सकता है। आज की इस तफसीली और दिलचस्प गुफ्तगू का इख्तिताम यहीं होता है। मजीद खोज और सोच विचार का सिलसिला अब यहाँ से आगे बढ़ता है। Professor Dr. Rafat Hashmi is a distinguished homeopathic physician, educator, and researcher with over 4 decades of clinical and teaching experience. He is widely respected for his deep command of materia medica, repertory, and constitutional prescribing, combined with a practical, patient-centered approach. Dr. Hashmi has dedicated his career to training generations of homeopathic doctors, blending classical principles with modern clinical insight. He is also known for his innovative work in digital homeopathy, developing educational content, clinical tools, and AI-assisted systems to enhance remedy selection and case analysis. With a strong commitment to ethical practice and lifelong learning, Professor Dr. Rafat Hashmi continues to guide, inspire, and elevate the standards of homeopathic education and patient care.